एडिडास और प्यूमा दुनिया के दो सबसे बड़े प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स ब्रांड है और ये दोनों जर्मनी के एक छोटे से शहर में लोकेटेड है। ये दो कंपनियां जितनी बड़ी है उनकी हिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। रुडोल्फ और एडोल्फ डैजलर दो सगे भाई थे। वो दोनों साथ में एक शूज़ कंपनी शुरू करते हैं, फिर बाद में कंपनी का बंटवारा करते हैं और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इन दो भाइयों के बीच का झगड़ा सिर्फ मामूली लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसी जंग बन गया जो दशकों तक चला। इस झगड़े ने दो भाइयों को इतना दूर कर दिया कि उनकी कब्रें आज एक ही कब्रिस्तान में लेकिन मीलों दूर है। और इसी दुश्मनी के चिंगारे ने जन्म दिया दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास और प्यूमा को। यह है एडिडास और प्यूमा की अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी। 1898 में जर्मनी के एक छोटे से शहर में रुडोल्फ डैजलर का जन्म हुआ, जिन्हें प्यार से रूडी कहा जाता था। इसके 2 साल बाद उनके छोटे भाई एडोल्फ का जन्म हुआ, जिन्हें एडी के नाम से जाना गया। उनके पापा एक शूज फैक्ट्री में काम करते थे और माँ लॉन्ड्री चलाती थी। वो एक ऐसे शहर में रहते थे जिसे शूज मैन्युफैक्चरिंग करने वाला शहर कहा जाता था। आगे चलकर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और इसमें लड़ने के लिए इन दो भाइयों को सेना में भर्ती होना पड़ा। जब वो युद्ध से लौटे तो उनकी माँ का लॉन्ड्री बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था और हालात बहुत ही खराब थे। ऐसी खराब कंडीशन में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एडी स्पोर्ट शूज बनाने का सोचते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर एथलीट्स के पास अलग अलग खेलों के लिए कोई स्पेसिफिक शूज नहीं थे। इसलिए वो अपनी माँ के लॉन्ड्री शेड को एक वर्कशॉप में बदल देते हैं और वहाँ पर शूज बनाने लगते हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं था। उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उनके पास ना पैसे थे ना मटेरियल। युद्ध के कारण शहर में बिजली तक नहीं थी। सोचो 1918 में युद्ध खत्म हुआ, 12 मिलियन लोग मारे गए थे और ये भाई बिना संसाधनों के कुछ बड़ा करने की ठानते हैं। क्या ये मुमकिन था? ऐसी खराब कंडीशन में भी वो हार नहीं मानते और युद्ध क्षेत्र में जाकर मटेरियल इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे पुराने हेलमेट से चमड़े के टुकड़े, पैराशूट से धागे। उन्हें जो भी मिला उससे वो शूज बनाने लगे। एडी को स्पोर्ट शूज की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए वो शूज बनाने का काम संभालते हैं। और रूडी जो थे उनको बिजनेस की अच्छी समझ थी, तो वो मार्केटिंग का जिम्मा लेते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने बनाए हुए शूज शहर भर में काफी फेमस होने लगे। अब जरा सोचो, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजली नहीं, सिर्फ जंग के टुकड़े इकट्ठा करके शूज बनाना। ये जोड़ी उस दौर में जीनियस थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1924 में दोनों भाई ऑफिशियली डैजलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री नाम से एक कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये पार्टनरशिप उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगी और आगे चलकर ये दो भाई दुनिया की सबसे बड़ी शूज कंपनियां एडिडास और प्यूमा बनाएंगे। ये वो मोमेंट था जब सब सही लग रहा था, लेकिन आगे एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। रूडी शूज मार्केटिंग इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि उनकी सेल डबल हो जाती है। इसके बाद वो एक नई फैक्ट्री बनाते हैं और फुटबॉल शूज मार्केटिंग में कदम रखते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1933 में हिटलर सत्ता में आया और चीजें हमेशा के लिए बदल गई। नाजी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देता है ताकि भविष्य में होने वाले वॉर के लिए जवान तैयार किए जा सके। इस कारण से स्पोर्ट्स शूज की मांग तेजी से बढ़ने लगती है और डैजलर ब्रदर्स इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इसके चलते दोनों भाई रूडी और एडी नाजी पार्टी की मेंबरशिप लेते हैं। अब कुछ लोगों का कहना था कि जर्मनी में बिजनेस करने के लिए ये जरूरी था। वही कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों हिटलर के समर्थक थे। चाहे जो भी हो, लेकिन नाजी गवर्नमेंट ने उनके बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 1936 में आया, जब बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ये पहला ओलंपिक था जिसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। दोनों भाइयों को अपना ब्रांड प्रमोट करने का गोल्डन चांस मिला। जेसी ओवेंस एक अमेरिकी रनर थे और उस समय दुनिया के सबसे पॉपुलर एथलीट्स में से एक थे। एडी खुद उनसे मिलते हैं और अपने खास डिजाइन किए हुए रनिंग शूज उन्हें दिखाते हैं और जेसी ओवेंस ये शूज पहनने के लिए हाँ कर देते हैं।
उस दौर में एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप मनी की कोई उम्मीद नहीं होती थी, बस अच्छे शूज मिलने पर ही वो खुश हो जाते थे। जेसी ओवेंस ने बर्लिन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते और हर मैच में उन्होंने डैज़लर ब्रदर्स के शूज पहने थे। डैज़लर ब्रदर्स के लिए ये सबसे बड़ा प्रमोशन बन गया और ओलंपिक के बाद उन्हें दुनिया भर से ऑर्डर्स आने लगे। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सक्सेस इन दोनों को साथ में रख पाएगी। उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों भाइयों के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। डैज़लर शूज फैक्ट्री पहले से कई ज्यादा व्यस्त थी, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे रूडी और एडी के बीच में तनाव बढ़ता गया। रूडी को लगने लगा कि एडी उसे कंपनी से बाहर कर रहा है और इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जर्मनी पर संकट के बादल छा गए। सोचो 1939 में वॉर शुरू हुआ, 60 मिलियन लोग मारे गए और ये भाई अपने बिजनेस के साथ अपनी आपसी लड़ाई भी लड़ रहे थे। लेकिन ये तनाव अब फटने वाला था। एक रात जब मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी पर बमबारी कर रही थी तो एडी और उसकी पत्नी भागकर बेसमेंट शेल्टर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि रूडी और उसकी पत्नी पहले से ही वहां पर है। तो एडी ने कहा, ये बास्टर्ड्स फिर से आ गए। रूडी को लगा कि ये कमेंट उन पर था। वही एडी का दावा था कि वो मित्र देशों की सेनाओं के बारे में बोल रहे थे। जब वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकले तो दोनों भाइयों के रिश्ते का अंत हो चुका था। ये वो पल था जब एक गलतफहमी ने सब खत्म कर दिया था। क्या ये सिर्फ एक कमेंट था या सालों का गुस्सा, ये आज भी सवाल बना हुआ है। कुछ दिनों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूडी को जर्मन सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया जाता है और एडी जो थे वो फैक्ट्री में रहकर नाजी आर्मी के लिए बूट्स और हथियार बनाने लग जाते हैं। इस घटना से रूडी को यकीन हो जाता है कि उसे सेना में भेजने की साजिश एडी ने रची थी। बदले में रूडी जो थे वो नाजी सरकार को एडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं, जिससे एडी को गिरफ्तार किया जाता है। जर्मनी की हार के बाद जब युद्ध खत्म होता है तो अमेरिकी सरकार रूडी को नाजी पार्टी से गहरे संबंधों के शक में गिरफ्तार करती है और 1 साल तक जेल में रखती है। इस दौरान एडी ना उनको मिलने जाते हैं और ना उनकी कोई मदद करते हैं, जिससे रूडी और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। बाद में अमेरिकी अधिकारी खुलासा करते हैं कि रूडी की गिरफ्तारी किसी टिप से हुई थी। रूडी को पक्का यकीन हो जाता है कि ये टिप एडी ने दी थी ताकि पूरी कंपनी पर वो अकेला कंट्रोल ले सके। जब रूडी जेल से छूटते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर एडी खुद युद्धकालीन आरोपों का सामना कर रहे थे। तब रूडी बदले की भावना से कोर्ट में जाकर एडी के खिलाफ गवाही देते हैं। हालांकि आखिर में दोनों भाइयों को निर्दोष पाया गया था, लेकिन अब वो दोनों भाई नहीं बल्कि दुश्मन बन चुके थे। एक भाई जेल में, दूसरा कोर्ट में और दोनों भाई एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले थे। कई महीनों की कड़वी बहस और कानूनी लड़ाई के बाद 1948 में रूडी और एडी कंपनी का बंटवारा कर लेते हैं। एडी ने अपनी खुद की कंपनी का नाम उनके नाम का फर्स्ट लेटर और सरनेम के फर्स्ट लेटर से एडिडास रखा। रूडी ने अपनी कंपनी का नाम पहले रोडा रखा, लेकिन बाद में इसे बदलकर प्यूमा कर दिया। अब ये दो कंपनियों की जंग नहीं थी, बल्कि ये दो भाइयों की पर्सनल दुश्मनी बन चुकी थी और आने वाले कई दशकों तक वो एक दूसरे को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करने वाले थे। ये वो पल था जब डैज़लर ब्रदर्स खत्म हुए और एडिडास और प्यूमा की जंग शुरू हुई। उनके होम टाउन हरजोंगे-नोराद शहर के बीच से एक नदी बहती थी, जिससे वो शहर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। नदी की एक तरफ एडिडास का कारखाना था और नदी की दूसरी तरफ प्यूमा का कारखाना था और शहर के हर घर का कोई ना कोई मेंबर इन दोनों कंपनियों में से एक कंपनी में काम करता था, जिससे पूरे शहर का अब 2 हिस्सों में बंटवारा हो चुका था। एडिडास और प्यूमा कर्मचारियों के बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। दोनों कंपनियों में काम करने वालों की आपस में शादी तक नहीं होती थी और लोग एक दूसरे के शूज देखकर तय करते थे कि वो दोस्त है या दुश्मन। एक शहर, 2 ब्रांड्स और पूरा समाज 2 हिस्सों में बंट चुका था। ये दुश्मनी अब सिर्फ भाइयों तक सीमित नहीं थी। शुरुआत में एडिडास और प्यूमा के शूज काफी हद तक सिमिलर दिखते थे। फिर एडी ने अपने शूज में 3 स्ट्रिप्स जोड़े और एडिडास का पूरा लुक बदल दिया। अब एडिडास और प्यूमा दोनों का लुक चेंज था और दोनों भाई दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड बनने के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार थे। 1954 में युद्ध के बाद पहली बार जर्मन फुटबॉल टीम
फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हो रही थी। पूरी जर्मन टीम प्यूमा के शूज पहनकर खेले, इसलिए रूडी जर्मन टीम के कोच से मिलते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप अमाउंट को लेकर उनमें डील नहीं बन पाती और जर्मन टीम एडी के साथ डील कर लेती है। अब पूरी टीम एडिडास के शूज पहनकर खेलने वाली थी। वर्ल्ड कप फाइनल में जर्मनी का मुकाबला हंगरी से था, जो पिछले 4 सालों में एक भी मैच नहीं हारी थी। शुरुआत में जर्मनी 2-0 से पीछे था, लेकिन फिर बहुत तेज बारिश होने लगी, जो एडिडास के लिए एक गोल्डन चांस बन गया, क्योंकि एडी ने फुटबॉल के लिए स्पेशल शूज बनाए थे, जिसे अलग अलग कंडीशन में एडजस्ट किया जा सकता था। हंगरी के प्लेयर्स नमी के कारण ग्राउंड पर फिसल रहे थे, वही जर्मनी के प्लेयर्स आसानी से दौड़ रहे थे। जल्द ही जर्मनी ने पहला गोल किया, फिर दूसरा और लास्ट मोमेंट में तीसरा गोल करके जीत हासिल की। जर्मनी की इस इम्पॉसिबल विन को इतिहास में मिरेकल ऑफ बर्न कहा गया। युद्ध के बाद जर्मनी के लिए यह गर्व का पहला मौका था और टीम ने एडिडास के शूज पहनकर जीत हासिल की थी, इसलिए एडी को नेशनल हीरो माना जाने लगा। इससे एडिडास की सेल आसमान छूने लगी। ये प्यूमा के लिए सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन प्यूमा की परेशानियां और बढ़ने वाली थी। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक होने वाला था, जिसमें एडिडास और प्यूमा अपने शूज वहां भेजते हैं, लेकिन रूडी को झटका तब लगता है जब उनका पूरा शिपमेंट कस्टम में अटक जाता है, जबकि एडिडास का शिपमेंट बिना किसी दिक्कत के निकल जाता है। जल्द ही अफवाहें उड़ने लगी कि एडिडास ने कस्टम ऑफिसर्स को रिश्वत देकर प्यूमा के शूज को रोक दिया था। इससे रूडी गुस्से से उबल रहा था। अब एडिडास और प्यूमा की दुश्मनी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। रूडी और एडी दोनों अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो शूज के साथ कपड़े, सॉक्स और स्पोर्ट्स आइटम भी बेचना शुरू करते हैं। अब एक कंपनी जो करती, दूसरी कंपनी उसकी कॉपी कर लेती। तेजी से बढ़ते बिजनेस में उन दोनों के बेटे भी शामिल हो जाते हैं। एडी के बेटे हॉर्स्ट डाजलर एडिडास की कमान संभालते हैं और रूडी के बेटे आर्मिन डाजलर प्यूमा को लीड करना शुरू करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के साथ उनकी दुश्मनी और भी खतरनाक होने वाली थी। सोचो, पहले भाई, अब उनके बेटे, ये जंग कब रुकेगी? 1960 के दशक तक एडिडास और प्यूमा की दुश्मनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अब दोनों कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े एथलीट को अपने ब्रांड्स के शूज पहनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। वो खिलाड़ियों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते, उन्हें लग्जरियस पार्टियों में बुलाते और भारी रकम ऑफर करते, बस इसलिए कि वो उनके शूज पहने। उनकी ये स्पॉन्सरशिप रेस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हॉर्स्ट डाजलर और अर्मिन डाजलर 1968 ओलंपिक में इतना पैसा पानी की तरह बहाते हैं कि दोनों कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे, और इससे बचने के लिए वो पेले पैक्ट नाम से एक गुप्त समझौता करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये पेले पैक्ट था क्या और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। 1970 का फुटबॉल वर्ल्ड कप मैक्सिको में होने वाला था और इस बार दोनों कंपनियां सिर्फ एक ही फुटबॉल प्लेयर पेले को साइन करना चाहती थी। उस समय पेले दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर में से एक थे। अगर किसी कंपनी ने उन्हें साइन कर लिया तो उनकी सेल्स आसमान छू लेती थी, लेकिन हॉर्स्ट और आर्मिन को पता था कि अगर उन्होंने पेले को साइन करने की कोशिश की तो दूसरा उसे छीनने के लिए ज्यादा पैसा ऑफर करेगा, जिससे दोनों की बर्बादी तय थी। इसलिए वो एक गुप्त समझौता करते हैं जिसे पेले पैक्ट कहा जाता है। समझौते में एडिडास और प्यूमा तय करते हैं कि दोनों पेले पर बोली नहीं लगाएंगे और दोनों ही पेले के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन नहीं करेंगी। ये एक स्मार्ट मूव था, लेकिन फिर एक सवाल था, क्या ये काम करेगा? 1970 का फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में पहली बार कलर ऑन टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। पूरी दुनिया इस वर्ल्ड कप को देख रही थी। जब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल का मैच शुरू होने ही वाला था, तभी पेले रेफरी से कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मुझे अपनी शूज की लेस बांधनी है। कैमरामैन पेले की शूज पर फोकस करता है और पूरी दुनिया की निगाहें उनके शूज पर टिक जाती है। और क्या था, वो शूज प्यूमा के थे। प्यूमा ने पेले को $1,20,000 दिए थे ताकि वो खेल शुरू होने से पहले ऐसा करे। ये इतिहास का सबसे स्मार्ट ऐड बन गया और बिना एक पैसा खर्च किए प्यूमा को करोड़ों लोगों तक ब्रांड प्रमोशन मिल गया। पेले ने ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताया, जिससे प्यूमा फुटबॉल की दुनिया का राजा बन गया। इससे एडिडास को करारा झटका लगा। अर्मिन ने पेले पैक्ट तोड़ दिया था और अब एडिडास और प्यूमा की दुश्मनी और भी खतरनाक बन गई थी।
सोचो 1 मिनट के उस मूव ने पूरी गेम बदल कर रख दी थी। रूडी और एडी अब बूढ़े हो चुके थे। कुछ साल बाद उन दोनों की मौत हो गई, लेकिन दोनों की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि उन्हें एक ही कब्रिस्तान में अलग अलग किनारों पर दफनाया गया। इन दोनों के जाने से दोनों कंपनियां बिखेरने लगी और 1980 तक कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई, क्योंकि एडिडास और प्यूमा की आपसी लड़ाई में नाइकी उन्हें पछाड़कर स्पोर्ट्स की दुनिया का नया किंग बन चुका था। सोचो, दो भाइयों की जंग ने ब्रांड्स बनाए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में वो डूबने लगे। क्या ये कहानी यही खत्म हुई? 1993 में एक स्विस अरबपति रॉबर्ट लुई ड्रेफस ने एडिडास को खरीद लिया और एडिडास को फिर से बेहतर बनाने के लिए फैशन और स्ट्रीटवेयर में कदम रखा और जल्द ही फैशन स्टेटमेंट बन गया। एडिडास अब नाइकी को फिर से टक्कर देने लगा। 1993 में ही एक जर्मन लड़के ने प्यूमा को खरीद लिया और उसकी क्वालिटी इंप्रूव की। उन्होंने उसेन बोल्ट को साइन किया, जिसने प्यूमा को रनिंग की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। उन्होंने कई बड़ी हस्तियों के साथ काम किया, जिससे प्यूमा फिर से अरबों डॉलर की कंपनी बन गई और एडिडास और नाइकी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी स्पोर्ट्स कंपनी बन गई। अब एडिडास और प्यूमा को नई डीलरशिप चला रही थी और वो दोनों इस दुश्मनी को बदलना चाहते थे। इसलिए 2009 में एडिडास और प्यूमा ने रूडी और एडी के होम टाउन में एक दोस्ती का फुटबॉल मैच साथ में खेला। यानी 60 साल की पुरानी दुश्मनी का आखिरकार अंत हो गया। लेकिन क्या ये दुश्मनी सच में खत्म हुई है? मार्केट में ये जंग अभी भी जारी है। आज भी एडिडास और प्यूमा दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स में से एक है। अगर आप आज भी एडिडास और प्यूमा के हेडक्वार्टर्स के पास जाते हो तो पुराने पीढ़ी के लोग आज भी पूछते हैं, तुम एडिडास वाले हो या प्यूमा वाले? यानी डाजलर भाइयों की दुश्मनी पूरी तरह से तो नहीं गई, लेकिन खेल की पूरी दुनिया को जरूर बदल गई। एडिडास और प्यूमा सिर्फ दो ब्रांड्स नहीं, ये एक कहानी है। भाईचारे की शुरुआत, फिर दुश्मनी, फिर बंटवारा और फिर एक ऐसी जंग जो आज भी जारी है। लेकिन जो भी हो, दो भाइयों की इस लड़ाई ने दुनिया को सबसे बड़े 2 स्पोर्ट्स ब्रांड दिए। तो आप किसके साइड हो, एडिडास या प्यूमा?